जय भीम सभी को। मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर हम चर्चा करते हैं बुद्ध की जातक कथाओं के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं कि उनमें से हमें क्या प्रबंधकीय गुण मिल सकते हैं। जो मैनेजमेंट की जो वैल्यूज हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो आमतौर पे आप देखते हैं कि बड़े बड़े आपको इंस्टीट्यूशन में सिखाए जाते हैं, वो बुद्ध ने इतने वर्षों पहले किस तरीके से दिए हैं और उनको आज हम किस तरीके से सीख सकते हैं। इसी संदर्भ में हमारे साथ मौजूद रहते हैं हमेशा डॉक्टर जसवीर चावला जी, जिन्होंने की गहन अध्ययन किया है, बहुत सारी चीजें उन्होंने सीखी, समझी, पढ़ी हैं, बहुत डिटेल में जातक कथाओं के ऊपर रिसर्च की है। स्वागत है डॉक्टर जसवीर सर आपका बहुजन साहित्य के प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। जी, नमो बुद्धाय, जय भीम सर। आज सर किस उस पर हम चर्चा करेंगे, आप बताइए। आज ऐसा करते हैं ना कि दो कहानियां तो हम लोग देख चुके हैं। हाँ, अगर आप जो लोग वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाके देखिएगा। देखिए, पहली जातक अपन्नक जातक से शुरू हुआ था, जहां से व्यापारी, श्रावस्ती के व्यापारी जेतवन में पुनः आ गए, धम्म सीखने लगे, है ना, हाँ, उपदेश हाँ, ग्रहण करने लगे। हाँ, अब उसमें एक व्यापारी का बेटा कुलीन वर्ग का था, वो आया, वो बहुत दूर तक पहुंचा, लेकिन शिथिल प्रयत्न हो गया, उसको वंडू, पुनः रास्ते पर हाँ, लाया ठीक गया, है, है ना। वंडूपत अब जातक कथा। देखिए जी, वर्णुपथ। हाँ, अब तीसरी जो कथा है वो सेरी वाणिज्य जातक का नाम है, उसमें सेरी वाणिज्य जातक। ठीक अब है। उसमें भी आप पाएंगे कि जो पहली लाइन होगी वो हाँ, क्या होगी, इंफॉर्मेशन अबाउट ठीक, शास्त्रा। ठीक है। तो उसमें शास्त्रा यानी पहली कि पहली तथागत गौतम बुद्ध है के बारे में है। तथागत, शास्त्र, हाँ, कि हाँ, कहाँ पर है इस वक्त, है ना। ठीक तो है। वो बता रहे हैं कि इध चेहि नम विराधेसी, इस धर्म उपदेश को भी भगवान ने श्रावस्ती में रहते हुए एक साहस त्याग किए भिक्षु के संबंध में ही किया। हाँ, अब देखिए, एक एक इंफॉर्मेशन में आपको बहुत सारी चीजें दे दी कि श्रावस्ती में ही है भगवान बुद्ध। वहां एक जो भिक्षु है, श्रावस्ती का ही भिक्षु है, लेकिन साहस त्याग कर दिया है ना। अब अगर थोड़ी सी बारीकी में जाएं तो पहले वाली आप कहानी कहेंगे कि वो शिथिल प्रयत्न था, हाँ, और अब यह साहस त्याग किया हुआ भिक्षु है। अच्छा। दोनों दोनों में अंतर थोड़ा सा देखें तो मनोवैज्ञानिक तौर पर है हम्म या नहीं है ना। एक आम तो दृष्टि से अगर देखे रहे तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर अगर समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें अंतर हाँ, मिलेगा। अंतर है ना। एक तो शिथिल प्रयत्न है, हम्म साहस है हम्म, लेकिन प्रयत्न नहीं कर रहा, प्रयत्न ठीक। शिथिल कर दिया है। हाँ, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ लेबर वो नहीं कर रहा, जितने घंटे पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ रहा है, जितने घंटे हाँ, साधना करनी चाहिए अथवा जिस रूप में भी उसको अपने दत्तचित्त होके काम करना चाहिए, हम्म, उतना नहीं कर रहा ठीक। है ना। उसको हो गया, उसको कहेंगे शिथिल प्रयत्न। हाँ, और एक है साहस साहसी त्याग त्याग किया कर था। दिया हुआ, ठीक। साहसी त्याग दिया हुआ, है ना। हाँ, तो इस तरह का भिक्षु एक आया है। अब उसके उसको लाइन पर लाना हम्म है ना। तो लाइन पर हाँ, लाने के लिए तो फिर हमें थोड़ी सी घटनाक्रम को देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से बिहेव कर रहा था, इसका सोशल हम्म बैकग्राउंड क्या है, और हम्म उसको उस ढंग की कहानी सुनानी पड़ेगी, है ना। हम्म तो हम्म वर्तमान कथा में इसलिए एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें हम्म ये कहते हैं कि भिक्षु, तू साहस का त्याग करेगा तो लाख मूल्य वाली सुवर्ण थाली की हानि उठाकर हम्म शेर नाम बनिया के समान चिरकाल पर्यंत चिंताग्रस्त रहेगा। हम्म उसको एक वार्निंग है, इस लाइन में एक वार्निंग है कि अगर तू इस तरह करेगा, साहस त्याग कर देगा, तो क्या होगा कि जैसे शेरिकाल बनिया, हम्म शेरिकाल बनिया जो है वो सोने की थाली खो करके सारी उम्र पछताता रहा था, उस तरह से पछताएगा। हम्म, अब नेचुरली जो सुनने वाला है वो कहेगा भी कौन शेरिकाल, हाँ, कौन कौन बनिया, मेरे हाँ, से उससे क्या संबंध है। अब हाँ, समझ रहे हैं, तो हाँ, यानी उसकी जिज्ञासा जो है ये उठा दी, हम्म उसके मन में ये भावना उठ गई कौन शेरिकाल हम्म है ना, ये कौन सी बात कर रहे हैं शास्त्रा। हम्म तो जाहिर है वो जिज्ञासु हो जाएगा, उसका हम्म जो अवचेतन मस्तिष्क है वो सक्रिय हो जाएगा, उसका वो वो अटेंशन जानना डेवलप चाहेगा, हुआ है ना। उसका है। हाँ, पूरा अटेंशन जो है वो अभी वो हाँ, कहने जा रहे हैं उसकी तरफ आ जाएगा। हाँ, तब वो उदाहरण कथा, यानी जिसको अतीत वत्थु हाँ, कहते हैं, वो उदाहरण कथा शुरू होती है। तो हाँ, अब जैसे कि मैंने बस बताया, उसी हिसाब से वो एक राष्ट्र का नाम होगा,
उसमें एक बोधिसत्व के रूप में आएगा, है ना। तो वो सब शैलीगत विशेषताएं हैं, उसमें विशेष अंतर नहीं है ना। लेकिन यहाँ इस कहानी में क्या दिया है, एक नाम दिया है, नीलवाहिनी नामक नदी। नीलवाहिनी नामक नदी का एक नाम दिया है, और दिया है कि उसको पार करने पर एक अंधपुर नगर आता है। अब कोई उसको ऐतिहासिक समझ करके ढूंढना शुरू कर दे कि कहाँ है नीलवाहिनी नदी, तो कृपया ऐसा न करें, क्योंकि उदाहरण कथा है। इसमें जैसे शुरू में मैंने बताया कि भाई केस स्टडी देनी है, तो उस एक केस स्टडी में एबीसी कंपनी, XYZ मैनेजर वगैरह, इस हिसाब से। जैसे गणित के प्रश्न सुलझाते समय अपन लोग मान लेते हैं ना कि आप मान लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस ढंग से कहानी आरंभ करें। X का मान ये है और Y का मान ये है, तो आप मान लीजिए। तो हाँ, इस ढंग से वो कहानी आरंभ करनी है। तो आरंभ हुई कहानी कि भाई नीलवाहिनी नदी पार करके अंधपुर नगर में दो बनिए प्रवेश करते हैं, दो फेरी वाले, है ना, बनिए हुए फेरी वाले के रूप में प्रवेश करते हैं। तो दोनों कहते हैं कि भाई हम लोग अपना दोनों एक ही साइड में जाएंगे, एक ही गली में, है ना, तो हमारा जो क्लाइंटेल है ना, हम लोगों में भाग हो जाएगा, किससे खरीदे, है ना। तो हम लोग ऐसा करते हैं, बांट लेते हैं कि पहले तुम इस गली में चले जाओ, मैं दूसरी गली में चले जाता हूँ, बाद में मैं इसमें आऊंगा, तुम उसमें चले जाना। इस ढंग से वो अपने बीच में एग्रीमेंट कर लेते हैं। ठीक है। तो पहला जो बनिया है वो उसके पास वो खिलौने इत्यादि बहुत सारी चीजें लेकर के फेरी कर रहा है, उस एक गली में जाता है। तो उस गली में क्या है, एक बुढ़िया रहती थी, उसकी एक बेटी थी। पहले धनाढ्य परिवार था, लेकिन परिवार में कुछ हुआ होगा कि वो गरीब हो गए, और वो लड़की जो है वो खिलौने चाहती है, तो अपनी दादी से या जो भी उनकी गार्जियन है उस उनसे कहती है कि भाई एक फेरी वाला है, हमको ये लेना है, चूड़ियां ले दो या फलाना ढींग ले दो। तो कह रहे भाई गरीब आदमी, हम लोगों के पास कहाँ है, कौड़ी भी नहीं है, तुम क्या लोगी, है ना करके। तो कहते हैं नहीं, ये ऊपर थाली पड़ी हुई है बहुत, इसमें हम लोग ना खाते हैं, इसी तरह से सजी हुई है, तो ये वाला बेच के हम ले लेते हैं। तो खैर वो बनिए को, जो फेरी वाला था, उसको कहती है कि भैया ये वाली थाली है, ये रख करके अगर तुम थोड़े से हमको खिलौने दे दो, है ना, या चूड़ियां है, जो भी उसकी जरूरत की सामान है। तो वो क्या करता है, थाली को देखता है। अब वो थाली जो है सोने की होती है ना। वो फेरी वाला समझ गया कि सोने की, लेकिन उसको कहा कि इसको हम क्यों कहें कि भाई सोने की है, ये लोग तो बुड़बक है, तो जानकार नहीं है, इनको तो पता ही नहीं इसकी वैल्यू कितनी है, तो क्यों ना हम इसको ठग लें करके उसके मन में ये एक तरह की भावना आ जाती है। तो कहता है, ऐसे उठा के फेंक देता है, ये इसका क्या मिलेगा, ये तो बेकार थाली है, इसका तो बेकार है, वो निकल जाता है ना, वो चला जाता है। अच्छा, अब जो है वो आगे निकल गया। जब दूसरा फेरी वाला आता है तो वो बोधिसत्व होता है, अच्छा, है ना। अब यहाँ बोधिसत्व जो उस रूप में प्रकट होता है, तो वहां पर जाता है, और उससे भी वो लड़की जो है वो इसी तरह कहती है कि भैया ये थाली है, अगर ये रख करके, तो थाली देख करके बोलता है, अरे ये तो सोने की थाली है। बोलता है कि इसकी तो कीमत क्या है, सारा सामान ले लोगे तब भी इसकी कीमत नहीं है, चुकती है। तो वो लड़की कहती है कि ये तो तुम्हारी मतलब किस्मत सही है, हम लोगों को तो पता ही नहीं है, अब तुम जो देना चाहते हो दे दो। तो वो क्या करता है कि अपना सारा जो सामान है वो कहता है तुम रखो, है ना, बगली जेब से, और उसके पास जितने पैसे होते हैं वो भी उसको देता है, और कहता है कि भाई ये सब कुछ, फिर भी इस थाली की कीमत नहीं हो रही है, अब हमको नौका से पार जाना है, तो हमको कम से कम तुम दो पैसे जो है, दो कारसापण दे दो। उस समय का सिक्का कारसापण रहा होगा, उसी का नाम आता बार बार जाता कथाओं में। तो 2 कारसापण दे दो, मैं नदी पार करके चला जाऊंगा, है ना। तो वो उसको सब कुछ लेकर के वो चला जाता है ना, वो लेकर के थाली लेकर के चला जाता है। अब वो जो है पहला वाला जो था, वो सोचता है कि अब चले, अब तो थोड़ा बहुत दे देंगे और इसको थाली हथिया लेंगे करके, सोने की थाली है, काहे को छोड़े। अब वो आता है, आ करके तो वो कहता है कि लो अच्छा कुछ ले लो तुम, है ना, मैं आ गया। तो वो लड़की कहती है कि भैया तुम तो कह रहे थे कि फालतू है, इसको कोई है, और देखो वो तो इतना कुछ हमको दे के चला गया, है ना। अब वो छाती पीटना शुरू करता है कि अरे बाप रे, तो कितना, है ना। अब उसका पश्चाताप जो है इतना ज्यादा, बोलता है कहाँ है, वो तो भागता है उसके पीछे कि भाई तो कस्टमर मेरा था,
मैंने उसको तुमने कैसे कर लिया, आप वो झगड़ा करके कुछ प्राप्त करना चाहता है उससे। जैसे कि आप देखते हैं आम मेंटालिटी होती है कि मेरा क्लाइंटल था, इसको तुमने कैसे झड़प लिया, ये वो करके तो वो भागता उसके पीछे। तब तक जो है नौका छूट चुकी थी, है ना। वो बोधिसत्व जो नाव पे चढ़ करके चला जा रहा था। अब ये आदमी जो है, इसका इतना उसको दुख होता है कि इसको हार्ट अटैक हो जाता है। कहानी में ऐसा लिखा, कहानी का अंत जो है इस प्रकार किया है कि वो इसको बर्दाश्त, इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि मेरी थाली जो है मेरे हाथ से आया हुआ जो है, लक्ष्मी मेरे हाथ से, इतना बड़ा प्रॉफिट आया हुआ हाथ से वो निकल गया, है ना। तो देखिए मैं आखिरी लाइन आपको सुनाता हूँ कि इस प्रकार बुद्ध ने अरहत प्राप्ति को सर्वोच्च स्थान दे यह धर्मोपदेश कर चारों आर्य सत्यों की व्याख्या की। सत्यों की व्याख्या समाप्त होने पर वह यत्न शिथिल भिक्षु अरहत्व नामक फल में स्थित हुआ। बुद्ध ने भी दोनों कथाएं तुलना कर जातक का सारांश। अब ये जो पैराग्राफ है ये आपको हर जातक कथा के अंत में मिलेगा। तो ये भी एक शैलीगत बात हुई। ये पैराग्राफ आप शैलीगत रूप में समझे, है ना, शैलीगत रूप में समझे। और अंत में जो मिलान होगा कि उस समय का मूर्ख व्यापारी देवदत्त था, है ना, और बुद्धिमान व्यापारी तो मैं ही था। अब इसमें दो व्यापारी दिखाए गए, एक फेरी वाला और एक ये। तो कह दिए कि जो मूर्ख व्यापारी था, जो जिसने नहीं दिया, थाली को खो दिया, वो था देवदत्त, और जो बोधिसत्व था वो तो मैं ही था। अब आप इस पर अगर विचार करें तो आप कहेंगे बोधिसत्व कहाँ से, मतलब बोधिसत्व होगा, देवदत्त कहाँ से आ गया बीच में, है ना। तो ये बात बहुत समझने वाली बात है। ये मैं इसको आगे आपको जब कालांतर में जब देवदत्त आएंगी, देवदत्त की कहानियां, तब आपको स्पष्ट करूंगा। अभी आप इस कहानी से मैनेजमेंट की टेक्निक ये सब समझनी चाहिए कि भाई आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए अगले व्यक्ति को एकदम बुद्धू मत बना दीजिए कि पूरा ही माल हड़प लें, है ना। पहले वाले की क्या मंशा थी कि हम मैक्सिमम कमा लें, उसको कुछ भी ना दें, है ना। तो वो जो लालच है उसमें, वही उसके मृत्यु का कारण बना, है ना। तो इसके द्वारा ये जब हम इसकी गाथा पढ़े, मान लीजिए गाथा पर आ जाए, क्योंकि मैंने बताया हर जातक जो 150 कहानियां शुरू वाली जो है उस सब में एक एक गाथा है। तो देखिए इसमें जो गाथा है वो क्या है, इसमें गाथा है इध चेहि नम विराधेसी सत धम्मस्य नियामतम चिरम तुम अनुतप्पेसी सेरिवायम व वाणी ज्योति। इसका अर्थ यह दिया है, यदि तू सद्धर्म के नियम को नहीं प्राप्त करता तो सेरिवा वैश्य के सदृश दुख को प्राप्त होगा, है ना। अब देखिए हम लोग पहले अपनी मूल धारणा पर आ जाते हैं कि इस गाथा को स्पष्ट करने के लिए एक अर्थ कथा की जरूरत है, जिसमें ये वाला सेरिवा नामक व्यापारी जो है उसका जिक्र होना चाहिए, क्योंकि गाथा में इसका जिक्र है। तो आपको जो कथा गढ़नी पड़ेगी, जो उदाहरण कथा बनानी पड़ेगी, उसमें इसका नाम तो आना चाहिए ना, उसने क्या किया, कैसे वो दुख को प्राप्त हुआ, ये बताना होगा। तो इसलिए ये एक कथानक गढ़ा गया, है ना। गढ़ने में फिर ये चूंकि अब वो जो हमारा भिक्षु है उसको ये बात समझानी है ना, उसको ये बात समझानी है, और इसलिए फिर ये कथा गढ़ के ये बात बताई गई कि तू अगर इसको छोड़ देता है, इस पथ को, जब तुम जिस पथ पे तुम चल रहे हो, सद्धर्म को अगर तुम छोड़ देते हो तो अनुताप को प्राप्त करोगे। जैसे अनुताप को किसने प्राप्त किया, जैसे इस सेरिवा ने व्यापारी ने अनुताप प्राप्त किया, उस तरह से अब बुद्धिमान व्यापारी जो है वो सोने की थाली पा गया, है ना। तो मेरे शासन में, मेरे बुद्ध शासन में तू 9 लोकोत्तर धर्मों को प्राप्त करेगा, यानी जो सोना है वो सोना तू प्राप्त कर लेगा, है ना। लेकिन अगर इस तरह से तुम अपना छोड़ देते हो साहस, तो तुम उस तरह से अनुताप पाओगे। तो ये जो कथानक गढ़ा गया वो इस वजह से गढ़ा गया क्योंकि वो जो भिक्षु है वो उसी बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड जो था वो बिजनेस बैकग्राउंड से था, बिजनेस वाले परिवार से आया था। हो सकता है किसी फेरी वाले परिवार से, या इस ढंग के छोटे ट्रेड्समैन को इस तरह के हो, उसको इस ढंग की कथा बता करके बताना जरूरी था।
अच्छा, है ना। मैं आप तो मेरा सर प्रश्न है आपसे कि मैं हाँ हाँ ये जो गाथक है, ये जो पूरी जी, ये वाली जो जातक जातक है, कथा हाँ है, तीसरी जातक कथा, जी इसमें आप ये मुझे समझ में नहीं आ रही है, बहुत अच्छे से क्लियर कट समझ में नहीं आ रही है कि जी जो तथागत है वो उस भिक्खु को जो समझाना चाह रहे हैं, जी। लेकिन इस कहानी का जो अर्थ निकल के आ रहा है वो दूसरा निकल के आ रहा है। इस क्या कहानी क्या का, आ रहा है? जैसे मैंने मैंने जो समझा कि इस कहानी जी से जो आज की डेट में मैनेजमेंट की वैल्यूज या प्रिंसिपल हम सीखते हैं, वो ये जी, हमें सीखने को मिलता है कि हमें किसी को भी बेवकूफ ना समझते हुए ज्यादा हम्म, दोहन नहीं करना चाहिए उसका, सही बात है। है ना। लालचवश जो है, हाँ, लालचवश जो है। लालच, हाँ, हाँ लेकिन तो लेकिन जो भिक्षु है उसकी परिस्थिति तो पूरी अलग है ना। उसकी परिस्थिति तो ये है कि भाई वो हथियार डाल चुका है अपने, वो थक चुका है, हम्म वो बोला मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये आपस हम्म। में लिंक नहीं कर रही है, या मैं गलत हाँ समझ पा रहा हूँ? नहीं, देखिए ऐसा है मनोवैज्ञानिक तौर पर, है ना, मन जो उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण तौर पर देखें तो हाँ, स्थिति ये है कि एक व्यक्ति जो हम्म, है ना, एक व्यक्ति जो है वो ये साहस नहीं कर पा रहा है हाँ, ना, कि हाँ, आगे हम धर्म में बढ़े, है ना, हाँ। वो अपना साहस त्याग चुका है। इसको धर्म की ठीक जगह है, हम कुछ और भी ले सकते हैं, कुछ और भी समझ सकते हाँ लेकिन अभी वर्तमान कथा में जो बात आई हैं। है हाँ, वो ठीक ठीक। यही है कि भाई वो हाँ, उसको छोड़ देना चाहता हाँ, है ना, वो धर्म का पथ जो है उसको छोड़ देना चाहता है। हाँ, उसको ये मालूम नहीं है कि ये सोने की थाली के तरह से है ना, उसकी जो हाँ, वैल्यू है ये उसको पता नहीं है हाँ, ना, वो उसको हाँ, छोड़ फेंक फेंक देना चाहता है, फेंक के हाँ, अलग हो जाना चाहता है, ठीक। बरोबर। हाँ, अब क्या है कि ऐसे भिक्षु को हाँ, हमको पथ पर लाना है, हम्म, ठीक है। अच्छा, उसका जिस परिवार से वो आया है वो हम्म, एक बिजनेस कम्युनिटी वाला परिवार है, हो सकता है हम्म, एक फेरी वाले का परिवार हो, जिस हम्म, रूप में, पूरा हम्म, डिटेल तो नहीं दिया है, हम्म, लेकिन कम्युनिकेशन में ये बहुत आवश्यक है। इसलिए मैंने पाया है कि भाई शास्त्रा इसी ढंग के कथानक, जो उदाहरण कथाएं बनती हैं इसी हम्म, ढंग की बनती है ठीक। ना, तो उसके बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए। हाँ, खैर, अब हम जब उन्होंने ये उदाहरण दिया है तो दो हम्म, पात्रों का उदाहरण दिया है, एक हाँ, बोधिसत्व है, एक देवदत्त है। हाँ, एक बोधिसत्व है, एक देवदत्त है ठीक। ना। हाँ, बोधिसत्व जो है वो बुद्धिमान है, बुद्धिमान व्यापारी है। हाँ, जो देवदत्त है वो मूर्ख व्यापारी ठीक। है ना। हाँ, मूर्ख इसलिए है, जब वो फेरी वाला पहले वाला जाता है उसको मालूम है कि ये सोने हाँ, की है, हाँ, लेकिन मालूम फिर है, भी लेकिन फिर भी वो जानबूझ के उसको ठगने के लिए जानबूझ करके, हाँ पैसे फिर नहीं दे वो रहा। तो वो ठग लेना चाहता है। हाँ, लेकिन इस मैं फिर उसी पॉइंट पे आऊंगा कि जो दूसरा जी जो समकक्ष हम स्थिति पैदा कर रहा है या समझने की कोशिश कर रहा है, तो वो जो भिक्खु है, क्या वो जानबूझ के उसने अपनी हिम्मत हार गया है वो, या फिर उसकी परिस्थितियां वैसी बन गई हैं? दो भी, जो भी स्थिति हो, है ना, हाँ, पूरा डिटेल तो नहीं दिया है, नहीं दिया लेकिन उसको, ठीक उसने है। यही लिखा है कि भाई उसने साहस त्याग दिया, साहस साहस त्याग त्याग दिया दिया। यानी कि हाँ, कि अब मैं बुद्ध शासन में नहीं रहूंगा, है ना, हाँ, मेरे से पार नहीं लगेगा, मैं हाँ, जा रहा हूँ, है ना, ठीक। शासन छोड़कर जा रहा हूँ, ठीक हाँ, है। हाँ, लेकिन उसकी जो वैल्यू है तो वो हम्म, उसी तरह से है, एक थाली, एक सोने की हाँ, थाली है, सोने की थाली, तुमको अभी ठीक। समझ में नहीं आ रहा है, तुम अभी उसको जो है फेंक करके चले जाना चाहते हो, हाँ, है ना। ठीक। लेकिन वो भिक्षु नहीं है, वो देवदत्त है। हाँ, भिक्षु पर कोई लांछन नहीं लगा रहे हैं, भिक्षु हाँ, को समझाने के लिए दो पात्र खड़े किए गए एक कि तो खुद देखो एक तथागत है ऐसा और पात्र, एक, हाँ, एक एक, देवदत्त है, ठीक। ठीक है। अब हम्म, देवदत्त वाली बात यहाँ कहाँ से आ गई, है ना। वो नहीं, वो जब हम आगे, हाँ, आगे आगे वाली बिल्कुल हम उस कहानियां पर जब डिस्कशन पढ़ेंगे करेंगे। तब उसमें हाँ, डिस्कशन करेंगे कि देवदत्त क्यों आया, है ना, मतलब क्योंकि इस आप, कहानी का जो एक सार निकाला जा सकता है कि आपको, जो मैं समझ पा रहा हूँ, मैं आसान भाषा में समझाने हाँ की कोशिश करूंगा कि एक तो जी कभी भी लालचवश आकर हमें ये दूसरे के दोहन नहीं करना चाहिए जबरदस्ती का। जैसे कि हम देखते हैं आज की डेट में कि भाई एक एक जो प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसकी कीमत है 50 पैसे, लेकिन उसको बेचा जा रहा है 20 रुपए में, 30 रुपए में। तो ये एक जी, तरह का ये आर्थिक दोहन है, आर्थिक शोषण है। ठीक, ये हमें नहीं बिल्कुल, करना चाहिए। जिस तरह की वैल्यू, जिस तरह जितना हमारा एक्सपेंसेस आ रहा है उस पर आप जो अपना एक प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, आप भाई ज्यादा से ज्यादा आपका 100% प्रॉफिट ले लीजिए। 50 पैसे की चीज है तो आप 1 रुपए कर दीजिए, और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जोड़ दीजिए तो आप 1.5 रुपए कर दीजिए, 2 रुपए कर दीजिए, लेकिन इतने गुना चीजों को बढ़ाकर नहीं देना चाहिए।
ये एक ठीक यहाँ पे थोड़ा सा अंतर मैं बताना चाहूंगा। मैं यहाँ एक क्या और हो रहा है, एक और हाँ, चीज। इस कहानी की स्थिति में क्या हो रहा है, देखिए इस कहानी की स्थिति में एक्सचेंज हो रहा हाँ है। एक थाली है, उसको एक्सचेंज कर रहे हैं। अब जैसे हाँ मान लीजिए आप गन्ना प्रोड्यूस कर रहे हैं, या आपने हाँ अपना अन्न कोई प्रोड्यूस किया है ना, हाँ उसके बदले में आपको कुछ दिया जा रहा है, तो हम्म, आपकी वैल्यू हम बिल्कुल घटा दें। हाँ जैसा कि अभी मुल्कों में जो ट्रांसफर होता है ना, मान हाँ लीजिए मैं यहाँ से अपना आयरन ओर भेज रहा हूँ, हाँ आयरन ओर ठीक। जापान को भेज रहा हूँ। अब हाँ जापान और से मैं मान लीजिए टेक्नोलॉजी जो है विधि ले रहा हूँ, हाँ ठीक है, या मान लीजिए वहां से मैं रोबोट खरीद रहा हूँ, हाँ ठीक है। अब मैं, मेरी जो आयरन ओर है उसकी आप वैल्यू कर दीजिए बहुत ही नगण्य, कि हम्म भाई ये तो उसमें बहुत सारी, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, आयरन हम्म कंटेंट अच्छा नहीं है, वगैरह हम्म वगैरह। अपने रोबोट की आप कीमत बढ़ा दीजिए, जहाँ $10 का बोलिए $100 का हाँ है ना। तो इस ढंग के ये जानते हुए कि भाई हाँ आयरन ओर जो है, आयरन ओर हमारे आएगा, उसकी स्टील बनेगी, हम उससे काफी मुनाफा कमाएंगे, हम्म ठीक है। लेकिन हाँ आप क्या चाहते हैं कि आप थर्ड वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं उनको आप बेवकूफ समझ करके, हाँ है ना, कि इनको क्या मालूम है, इनको तो पता ही हाँ नहीं, टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है, ये लोग तो ठीक बना नहीं पाएंगे। ठीक ठीक ये वाली स्थिति इसके पैरेलल खड़ी होती है यहाँ पर ठीक। आकर के इसको कि देशी देशी उदाहरण में अगर हम समझें एक ग्रामीण स्तर पर, हाँ कि जब आप किसी साहूकार के पास अपना गेहूं बेचने जा रहे हो, तो फिर वो आपको हाँ ये, आप आमतौर पे हम देखने को मिलता है कि अरे ये तो गेहूं तो खराब है, अरे गेहूं तो फूला है, अरे हाँ, तो गेहूं में घुन बिल्कुल बिल्कुल, है ना। सेम ऐसी आप देखिए गन्ना व्यापारी को साहूकार है, इसमें रसी नहीं है, हाँ, फंसा है, कम दाम देके उसको टरका देते हैं। तो टरका देते हैं, बिल्कुल। इस तरह की स्थिति में हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। ठीक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां बोधिसत्व का जो है, वहां सम्यक प्रबंधन ये कहता है भाई, हाँ बोधिसत्व ने जिस प्रकार किया, हाँ बोधिसत्व ने क्या किया, बोधिसत्व ने सच सच बताया कि हाँ भाई तुम्हारी ये बहुत सोने की थाली है, हाँ चाहो तो बेचो, चाहो ना बेचो, हाँ कोई ठीक। फोर्स नहीं है कि हाँ अब। तब वो कहती कि भाई ये तो तुम्हारी किस्मत से ही सोने की हो गई, पहले हाँ तो इसको फेंक दिया था प्लास्टिक की समझ करके, या जो भी है ना, उसमें तो प्लास्टिक नहीं रहा होगा, कि हाँ पहले इसको बिल्कुल मूल्यहीन समझ के उसको फेंक दिया। अब तुम्हारी किस्मत से अगर सोने की हो गई है तो तुम दो क्या दे सकते हो, हाँ बरोबर। इस एग्रीमेंट पर आ गए, हैं, हाँ इस एग्रीमेंट पर आ गए, तब उसने अपनी तरफ से भरसक कोशिश की। अब जो हाँ इतना है सामान उसने उसको दे दिया कि सब तुम्हारा होगा, मेरी हाँ जेब में इतना पैसा है, ये भी तुम्हारा होगा, हाँ तो भी तुम्हारे थाली की वैल्यू मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूं। अब हाँ तुम हमको दो कार्सापण दो कि मैं नौका से पार जा सकूं। हाँ। तो देखिए यहाँ कितनी सच्चाई है, ट्रांसपेरेंसी, मतलब एकदम अपने बिजनेस के ट्रांसपेरेंसी, अंदर आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी है। ट्रांसपेरेंसी रखनी है, दूसरे के जो वैल्यूज हैं उसको समझना है ना, हाँ और अपने अंदर ग्रीड नहीं लेना है हाँ कि हम ही लालच नहीं बन करना। जाएं, हम ही इससे पूरा मुनाफा कमा लें, हम हाँ ही वर्ल्ड माने अंबानी अडानी बन जाए, हाँ सोचने वाले ठीक। कि हम ही पूरा मुनाफा हम ही कमा लें। अरे भाई आपका जो वैल्यू है आपको मिलना चाहिए, बरोबर। हाँ और उसके बाद जो है, अगर आप एग्रीमेंट करते, एग्री करते कि हाँ ठीक है, तब फिर म्यूचुअली एग्रीड, अगर आप मानते हो तो देखिए लड़की पूरी तरह संतुष्ट हो गई कि भाई बहुत अच्छा है, अब हाँ आप जितना है ना दे दे दीजिए। हाँ ठीक। तो इस तरह की जब इसमें संतोष की भावना, दोनों विन विन सिचुएशन, हाँ वो भी विनर है, ये भी विनर है, इसको भी ठीक। अपने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिला और उसको तो हाँ मिला ही मिला, ठीक ठीक है। है। तो ठीक इस तरह की भावना, ये इसको बोलते हैं सम्यक प्रबंधन। ठीक मैंने है। शुरू में कहा विन विन सिचुएशन आनी चाहिए, हम्म बोधिसत्व उसी का राह दिखाते हैं कि विन विन हाँ सिचुएशन, असंतुष्ट ना हो कोई शेयर, हाँ अब कोई भी स्टेक होल्डर हम्म असंतुष्ट नहीं है, ठीक है। एवरीबडी इज ठीक। हैप्पी, ठीक है। इस तरह, ठीक। है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अगले वीडियो में हम लोग आपसे डिस्कशन करेंगे दूसरी किसी जातक कथा के ऊपर। आप सभी से दर्शकों, जितने भी दर्शक हैं हमारे, उन सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर किया करें, क्योंकि यहाँ पर दो लोगों की मेहनत लग रही है, और वो डेली बेसिस पर आप देखिए डॉक्टर जसवीर सर तो कितने सालों से लगातार मेहनत करते आ रहे हैं, तब ये सारी चीजें आप लोगों के सामने आ पा रही है, वरना बुद्ध तो खत्म ही हो चुके हैं भारतवर्ष से। बाबा साहब की देन है कि बुद्ध को थोड़ा बहुत जिंदा कर पाए, बुद्ध की विरासत को जीवित कर पाए, और जो अंग्रेजी हुकूमत थी उनकी देन थी। लेकिन जो उनका एक जो दार्शनिक पक्ष था, एक जो इनके प्रिंसिपल जो कोर वैल्यूज थी, उनको किस तरीके से जातक कथाओं के द्वारा डॉक्टर जसवीर सर हमारे बीच लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हम सभी लोगों का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं।
जी, जय नमो भीम, नमो बुद्धाय, बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय। अभी हमारे बीच मौजूद थे डॉक्टर जसवीर चावला जी, जो कि जातक कथाओं के ऊपर महारत हासिल है उनको, जातक कथाओं के ऊपर गहन शोध किया हुआ है, उसी के माध्यम से वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हमें सिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम अपने दैनिक दिनचर्या के अंदर उनको उतार सकें और अपने जीवन को सुलभ बना सकें। बाबा साहब का सपना था कि भारत को बौद्ध में किया जाए, तो बौद्ध में ऐसे ही नहीं हो जाएगा। जय भीम के नारे लगाने से या नमो बुद्धाय कह देने से भारत बौद्ध में नहीं होगा। उसके लिए हम सबको दृढ़ संकल्प होकर काम करना पड़ेगा। हम लोग अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो लोग जो कर रहे हैं, जो लोग फील्ड में रह के काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आप लोग के भी कुछ कर्तव्य हैं, आप लोग की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर आप फील्ड में नहीं जा सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काम नहीं कर सकते हैं, किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते हैं, तो जो लोग कर रहे हैं उनका समर्थन कीजिए। इस तरह की जो वीडियोज आ रही हैं उनको शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें। आप आर्थिक सहयोग करेंगे, जितना हम लोग आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे, मजबूत होंगे, उतना ज्यादा हम काम कर पाएंगे। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, फिर किसी किताब, किसी जातक कथा, किसी ऑथर के इंटरव्यू के साथ। तब तक अपना और अपने का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।